Hello everyone. I hope everyone is doing great. तो लास्ट क्लास तक देखो हमने मैथमेटिकल टूल्स की बात की थी. उसमें एक मैथमेटिकल टूल और अभी पेंडिंग है, वो और ख़त्म कर लेते हैं. उसके बाद चैप्टर की बात करते हैं. ठीक है. तो देखो ये नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल है बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथ्स में तो बड़ा डिटेल में पढ़ा जाता है, पूरा इसके लिए एक चैप्टर होता है. पर हमें फिजिक्स में जितनी रिक्वायरमेंट है बाइनोमियल एक्सपेंशन की, वो बात अब हम यहाँ करने वाले हैं. ठीक है. तो ये देखो यहाँ पे हमने बोला कि ये कुछ इस तरह की एक फॉर्म को बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं. देखो थोड़ी सी बड़ी सी फॉर्म है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 इंटू वन इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू. ठीक है. थोड़ी बड़ी सी फॉर्म है ना, घबराना नहीं है. अभी बताता हूँ. देखो उसको कितना ध्यान में रखना है. 3 इंटू 2 इंटू वन और ये एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन. ये ऐसे चलती जाती है फॉर्म. ठीक है. इस तरह की एक फॉर्म है, इसको ये हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सपेंशन. ये भी प्योरली मैथमेटिक्स का पार्ट है ना. ये सब आते कैसे हैं और ये सारी चीज़ें सब मैथमेटिक्स का पार्ट है. हमें बस एक फॉर्मूला देखना है कि 1 प्लस एक्स पावर एन का जो एक्सपेंशन है, मतलब इसकी पावर को अगर ओपन करें तो ये ऐसे ओपन होती है. ठीक है. ये एन इंटू एन माइनस वन. अब देखो इसको एक वेरिफिकेशन जरूर हम कर लें, है ना. एक वेरिफिकेशन कर लेते हैं, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का ये फॉर्मूला. जैसे मान लो एन की वैल्यू 2 है ना. जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल हमने बोला एन इक्वल टू 2. तो बताओ एलएचएस में क्या बन गया, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया. बोलो इसका फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो क्या होता है, स्क्वायर करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ab है ना. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलो कितना आ गया, 2x आ गया. बोलो क्लियर है बात. अब जरा इसमें पुट करो, है ना. इसमें क्या पुट करोगे, n को 2 पुट करो. तो n को इसमें 2 पुट करो. बोलो n को अगर 2 पुट करोगे बोलो क्या आएगा, n को इसमें 2 पुट करोगे तो 1 प्लस 2x आएगा. और इसमें n को 2 पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा, 2 पुट करो, 2 से 2 कट हो गया, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया. और ये एक्स स्क्वायर तो बोलो क्या आ गया, 2 है ना. 1 तो आ ही गया, n को 2 पुट किया 2x आ गया. थर्ड टर्म क्या है, n को 2 पुट करो, 2 से 2 कट, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 इंटू एक्स स्क्वायर. तो ये क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है ना. आगे बताओ n को 2 पुट करो. इसमें पुट किया था, इसमें भी n को 2 पुट करो. पर इसमें n को अगर 2 पुट करोगे तो बोलो क्या आएगा, n को 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना. ये टर्म खत्म हो जाएगी. इसके अगली टर्म जो आती है उसमें n माइनस 1 n माइनस 2 तो आता ही है, उसमें n माइनस 3 भी आता है. तो बताओ उसमें भी n माइनस 2 तो आएगा. उसमें n को 2 पुट कर दोगे, वो टर्म फिर 0 हो जाएगी. इसका मतलब आगे की सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी. आगे वाली टर्म में n माइनस 3 एक्स्ट्रा आएगा, तो n माइनस 2 तो उसमें भी है. उसमें n को 2 पुट करोगे तो बोलो कितना हो जाएगी, वो टर्म 0 ही हो जाएगी. तो बताओ पूरी टर्म क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी. तो आगे की सारी टर्म्स में n माइनस 2 आने वाला है और उन सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. इसलिए आगे की टर्म की जरूरत नहीं. तो देखो 2 तक का हम पढ़ते हैं. ऐसे 3 का भी होता है एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 5. उन सारों के एक्सपेंशन इससे लाए जा सकते हैं. इस एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन. तो देखो फिजिक्स में पर हमें इस पूरी फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी. मेनली जो हमें जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, वो इसका एक शॉर्टर फॉर्म की हमें जरूरत पड़ेगी. वो कब बन जाती है और वो किस केस में बन जाती है. देखो if x is very less than 1, if x is very less than 1, उस केस में देखो 1 plus x power n, 1 plus x power n is approximately equal to 1 plus nx, है ना. इसमें हमने क्या किया, neglecting higher powers. देखो इसमें क्या किया हमने, देखो बच्चों इसमें देखो ध्यान से कि इसमें हमने क्या किया है. तो देखो 1 प्लस एक्स पावर एन को हमने अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख दिया. आगे की टर्म हमने लिखी नहीं. आगे की टर्म देखो क्यों नहीं लिखी, अगर x 1 से बहुत छोटा हो तो हमने एक अप्रोक्सीमेशन लगाया. जैसे सोचो अगर मान लो x की वैल्यू हो जाए, जैसे मान के देखो कि अगर मान लो x की वैल्यू हमारे पास हो जाए x इक्वल टू मान लो 0.01 हो जाए.
है ना, x की वैल्यू मान लो 0.01 हो जाए, तो बताओ 0.01 का स्क्वायर करोगे तो बताओ और छोटा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। 0.01 का मतलब क्या होता है, 0.01 का मतलब होता है 10 पावर -2, तो बताओ x स्क्वायर कितना आएगा, 10 पावर -4, 10 पावर -4 का मतलब कितना हो गया, बोलो ये हो गया। तो बोलो ये तो और छोटा हो गया, x का क्यूब करेंगे तो और छोटा आएगा, x पावर 4 करूंगा तो और छोटा आएगा, तो इतनी छोटी वैल्यू होती जानी है, और छोटा और छोटा, और x पावर 4 वाली टर्म तो और छोटी, x पावर 5 वाली टर्म और छोटी, तो इतनी छोटी टर्म से होती जानी है। तो इस वजह से हमने क्या किया, जो स्क्वायर और उसके हायर टर्म्स हैं, जो स्क्वायर और उसकी हायर टर्म्स है, उसको क्या कर दिया हमने, नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको ऐड करने से भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस टर्म में देखो, इसमें तुम ये ऐड करोगे 0.0001 तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, रफली, है ना। मान लो 10, मान लो ये दोनों मिला के कुछ बन गए 10 बन गए मान लो, और तो 10 में मान लो ये वैल्यू तुम ऐड करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना, n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इनका सम तो किसके बराबर आएगा। पर सपोज मान लो ये 5 बन गए, 5 में मान लो तुमने इतना सा टर्म ऐड की तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, तो और आगे जाओगे तो और छोटा हो जाएगा वो, तो इतना छोटा छोटा होते जाने वाला है, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली क्या किया, यहीं तक का अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। तो हमने बोला कि हायर टर्म्स को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। तो जो फिजिक्स में हमारे काम आने वाली है, जो फॉर्म फिजिक्स में हमारे काम आने वाली है, वो बस इतनी है, हमें बस इतनी ही याद रखनी है ना, बस इतनी ही हम याद रखेंगे कि 1 + x पावर n किसके बराबर होता है, 1 + nx के बराबर होता है। पर हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है, इस बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि अगर ये x 1 से बहुत छोटा होगा तभी ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है। ध्यान रखना, देखो अभी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी इस बात की कि कब तक ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड है, जब तक x 1 से बहुत छोटा हो। अगर सोचो x मान लो 3 हो जाए, अगर x मान लो 1 से बड़ा हो जाए, बड़ी वैल्यू हो जाए, मान लो x 3 हो जाए, तो बताओ 3 है, x की वैल्यू 3 है, तो स्क्वायर करने के बाद तो 9 हो जाएगी, क्यूब करने के बाद तो 27 हो जाएगी, है ना, और पावर 4 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, पावर 5 करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, तो उसको नहीं नेग्लेक्ट कर सकते। तो अगर नेग्लेक्ट करना है तो तभी कर पाएंगे जब 1 से बहुत छोटा हो x, तभी ये अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं। तो 1 + x पावर n इज अप्रोक्सीमेटली 1 + nx। बोलो क्लियर है इतनी बात। तो देखो हमने ये भी बात ध्यान रखनी है ना, अगर मान लो इसमें माइनस भी होता तब भी ये फॉर्म वैलिड है ना। इफ 1 - x पावर n, इफ x इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन देखो 1 - x पावर n उस केस में 1 - nx के बराबर होगा, ठीक है ना। ये फॉर्म भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर ये 1 - x पावर n है तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, 1 - nx। तो हमें सिंपली क्या ध्यान रखनी है कि जो भी ये पावर हो, जो भी ये पावर उसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, दोनों केस में हमने n को यहाँ लाके मल्टीप्लाई कर देना है और ये इसका आंसर लिख देना है। पर ध्यान रखेंगे कब तक कर सकते हैं ये चीज़, कब तक कर सकते हैं, जब तक x 1 से बहुत छोटा हो, तब तक ये काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। तो जो बात हमें याद रखने की, जो हमें यूज आएगी मैथमेटिक्स का पार्ट, उसमें ये पार्ट यूज आने वाला है या फिर ये वाला पार्ट यूज आने वाला है, तो हमें बस ये दोनों ध्यान में रखने हैं। तो देखो इसको अप्लाई मैं करवाता हूँ अभी कुछ क्वेश्चन में, है ना। तो 1 + x पावर n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 + nx, पर कब वैलिड होता है, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1। नोट डाउन कर लो, देखो इसको पहले पॉज कर लो स्क्रीन, आगे देखो फिर इसके बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ये भी देखो कई सारे चैप्टर्स में हमें काम आने वाली है, कई सारे चैप्टर्स में इसका यूज आने वाला है, काफ़ी जगह बाइनोमियल एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ मैं पूछूंगा तुमसे क्या x का एक्सपेंशन फॉर्म है, क्या इसको लगाया जा सकता है, तो उस टाइम तुम्हें बतानी होगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, तो मुझे बताओ इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से देखो क्या कर रहे हैं हम यहाँ, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे तुम इसको कैलकुलेट करके बता दो। √1.002 सेकेंड में लिख रहा हूँ, देखो √0.999, ठीक है। और देखो एक हम लिख रहे हैं यहाँ √4.016, चलो इसको भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 998 कर लेते हैं इसको,
ठीक है, ये 0.998 और ये देखो √4.016, इन तीनों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखो अब ये डायरेक्ट सिंपल कोई रूट नहीं है ये कि हम सीधे से सॉल्व कर लें ना, ये सिंपल रूट नहीं है कि हम इसको सीधे से सॉल्व कर लें। अब ये रूट तो कैलकुलेटर से निकलेंगे, है ना, ये कैलकुलेटर से सॉल्व होते हैं वैसे तो, पर देखो बाइनोमियल से अभी हम निकालते हैं और तुम कैलकुलेटर से चाहे वेरीफाई करना, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम ही होगा। अप्रोक्सीमेटली क्यों वर्ड हमने बोला, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत टर्म छोड़ रखी है, तो लगभग बराबर हमारा आंसर आएगा। देखो बाइनोमियल से कैसे ये रूट दिस और रूट दिस निकाल सकते हैं। पावर ऐसा नहीं कि पावर हाफ ही निकाल सकते हैं, पावर 1/3 भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट्स भी निकाल सकते हैं, पावर 1/4 भी निकाल सकते हैं, कोई सा भी निकाल सकते हैं। ये फॉर एन एग्जाम्पल हमने अभी लिया। चलो तो देखो इसके अंदर देखो है ना, तो फर्स्ट केस देखो हम एक बताता हूँ, देखो फिर तुम करना आगे वाले। देखो फर्स्ट वाला देखो, तो फर्स्ट वाला देखो हम करते हैं। तो फर्स्ट वाले में देखो, फर्स्ट वाले में हमें क्या करना है, 1.002 पावर हाफ, ये सॉल्व करना है। तो 1.002 ये सॉल्व करना है। तो देखो हमने पहले क्या किया, हमने लगाना है इसमें क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन, और बाइनोमियल एक्सपेंशन में क्या फॉर्म होती है, 1 + x पावर n जैसी फॉर्म होती है। तो हमें 1 + x पावर n जैसी फॉर्म में इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो कन्वर्ट करते हैं इसको। देखो मैंने इसको क्या लिखा, 1 + 0.002 पावर हाफ, है ना, ऐसे तोड़ दिया इसको। देखो ये 1 होना जरूरी है, यहाँ पे दो बातों का हम ध्यान रखेंगे, इधर 1 होना जरूरी है और ये क्वांटिटी का 1 से बहुत छोटा होना जरूरी है, तभी हम 1 + x पावर n को क्या लिख पाएंगे, 1 + nx लिख पाएंगे। ठीक है, चलो भाई इतनी बात सब लोगों को क्लियर है। तो अब बताओ क्या सब बात ठीक है, क्या ये 1 से छोटा है ना, क्या ये टर्म 1 से छोटी है, बिल्कुल है। क्या ये 1 है यहाँ, बिल्कुल ठीक है। तो क्या 1 + x पावर n, n की वैल्यू क्या होगी बोलो, यहाँ पे हाफ आ गई। तो बताओ क्या 1 + x पावर n को 1 + nx लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो बोलो फिर क्या लिखें, तो क्या लिखें बोलो इसके अंदर। तो देखो यहाँ से हमने क्या लिखा, इसको लिखा हमने 1 + 1/2, यहाँ पे क्या लिखोगे 0.002, 1 + पावर को आगे लाना है, बस 1 + nx करना है, बस पावर को आगे लाके मल्टीप्लाई करना। ठीक है बात बोलो। तो ये कितना आ गया बताओ, इसको सॉल्व कर लो, ये कट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0.001, क्या आंसर आ गया 1.001। अप्रोक्सीमेटली यही आंसर आएगा, चाहे तुम कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, चलो भाई ठीक है। अब सेकंड और थर्ड तुम बताओ करके, है ना, सेकंड और थर्ड मुझे सॉल्व करके बताओ कि सेकंड और थर्ड में देखो क्या आएगा। करो सॉल्व करो, देखो सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड देखिए सॉल्व करेंगे सब लोग। वो लोग कर रहे हैं ना सॉल्व। तो देखो सेकंड और थर्ड में देखो, तो पॉज कर लो अपनी स्क्रीन और सॉल्व करो इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करते रहो, देखो पॉज करो अपनी स्क्रीन। चलो भाई देखें, तो सेकंड वाले केस में देखो क्या होगा। सेकंड वाले केस में देखना, सेकंड वाले केस में देखो क्या होगा, √0.998 ये लिखा हुआ है। तो √0.998 को बोलो क्या लिख सकते हैं, 1 + या 1 - की फॉर्म बनानी है। तो देखो मैंने क्या लिखा है इसको, 1 - 0.002 पावर हाफ। कोई भी फॉर्म लिखने से पहले ये ध्यान रखना, कोई और भी किसी नंबर में ब्रेक तो कर सकते हैं, इसको बहुत सारे नंबर्स में ब्रेक किया जा सकता है सब ट्रैक करके, पर हमें क्या ध्यान रखना है कि इधर 1 होना चाहिए और इधर क्या होना चाहिए, 1 से बहुत छोटी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हम इसको लगा पाएंगे। इसलिए 1 के अकॉर्डिंग स्प्लिट करते हैं। ठीक है बोलो, तो देखना देखो यहाँ पे कितनी बात आ गई, यहाँ पे बोलो बात बन रही है क्या, ये 1 भी बन गया और ये हमारा 1 से छोटा भी बन गया। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर इसका मतलब क्या हो गया, फिर 1 + तो पावर लाके सीधे मल्टीप्लाई कर दे, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ठीक है, तो बोलो कितना बन गया, 1 - ½ 0.002, बोलो ठीक है। ये कितना आ गया, 1 बन गया, कितना आ गया 1 - 0.001, तो कितना आ गया आंसर है 0.999, है ना, 0.999। ठीक है ना, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात चलो सब लोगों को क्लियर हो गई। अब देखो थर्ड में है बात, जरा थर्ड को सॉल्व करके बताओ, देखते जरा कितने लोग ठीक करते हैं। अच्छे से करो, कोशिश करना, पूरी दिमाग लगा के करना,
है ना, थोड़ा सोच समझ के करना, इसमें गलती हो सकती है, जरा देखना ध्यान से थर्ड को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं लिखता हूँ, देखो थर्ड का सॉल्यूशन, तुम पॉज कर लो स्क्रीन, पहले अटेम्प्ट कर लो पूरा अच्छे से, फिर आंसर का सॉल्यूशन तुम चेक करो। चलो भाई, तो देखो थर्ड में, देखो थर्ड में देखो रूट 4.016, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो देखो कुछ लोगों को तो हो सकता है मन में ये आ रहा हो कि सर ठीक है इसको ऐसा लिख दो, 4 + 0.016 पावर हाफ ऐसा लिख दो, पर बोलो ऐसे लिखने से कुछ फ़ायदा है क्या? क्या ऐसा लिखने से कुछ फ़ायदा है? नहीं है फ़ायदा, क्योंकि हमने क्या बोला, फॉर्म में क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पर बोलो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया, बात नहीं बनेगी इससे। तो चलो भाई, तो सर कुछ लोगों ने सोचा कि सर मैं ऐसे लिख दूंगा, कैसे? ऐसे लिख दूंगा सर, 3.016 पावर हाफ ऐसे लिख दूंगा। अब तो सही है ना, आपने बोला कि यहाँ 1 होना चाहिए, लोग कर दिया 1। पर बताओ अब दूसरी बात गलत हो गई, क्या गलत हो गया? हमने बोला कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है 1 है, और ये वैल्यू कैसी रहनी चाहिए, ये वैल्यू 1 से बहुत छोटी होनी चाहिए। पर बताओ क्या 1 से छोटी है ये वैल्यू? ये तो 1 से बड़ी है, 3 हो गई ये वैल्यू। 3 का स्क्वायर क्यूब, और वो कैसे नेगलेक्ट कर लोगे? 3 का स्क्वायर 9 ऐड करना है, फिर 27 ऐड करना है, बड़ी बड़ी वैल्यू हो रही है, तब तो ऐड करना ही पड़ेगा तुमको। तो फिर इसका मतलब ये काम भी इसमें नहीं किया जा सकता। तो फिर क्या करें? ये तो गड़बड़ हो गया, हमने तो 2 बार सोची, आपने दोनों को ही गलत बोल दिया। तो फिर क्या करें? देखो कुछ और करते हैं इसमें, ताकि दोनों बात सेटिस्फाई हो। जरा देखना तुम, देखो मैं क्या करने वाला हूँ। देखो ये जो फॉर्म तुमने लिखी ना, ये वाली जो फॉर्म तुमने लिखी, ये देखो ये वाली जो फॉर्म है, इसमें देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें दिक्कत इस 4 की तो आ रही है, ये तो बैलेंस हो ही रहा है ना, ये तो 1 से छोटा ही है। दिक्कत इसमें क्या आ रही है? इसमें 4 की दिक्कत आ रही है। तो क्या करो, देखो इस 4 को भी क्या कर लो, 1 बनाने की दिक्कत है। तो 4 को 1 कैसे बना लें? 4 को बाहर निकालो, है ना, इसको रूट से बाहर निकालो 4 को, फिर देखना कैसे 4 1 बनता है। देखो 4 को बाहर निकालोगे, बोलो पावर में हाफ है तो इसके पूरे को हाफ पावर आ जाएगी इस पे। फिर बताओ क्या बनेगा? 4 इसमें भी डिवाइड करना है, 4 इसमें भी डिवाइड करना है, कितना आ गया बोलो? 1 + 0.016 अपॉन 4, ये पावर हाफ। कोई चीज़ कॉमन लेते हो, जब क्या करते हो, उसको जब बाहर निकालते हो तो दोनों से डिवाइड करना पड़ता है। सोच के देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि AB + B² है, इसमें से B कॉमन लो, तो B कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? लेने का मतलब होता है कि B अगर तुम बाहर निकालो तो इसमें भी B से डिवाइड करोगे और इसमें भी B से डिवाइड करोगे। तो बताओ दोनों में B से डिवाइड करोगे तो ये B कट हो जाएंगे और इसमें B² क्या हो जाएगा? B बन जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमने इसमें 4 को बाहर निकाला, क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये 4 नहीं चाहिए, हम क्या चाहते हैं, ये क्या हो जाए? 1 हो जाए, इसलिए हम इसको बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो 1 प्लस ये देखो, इसको डिवाइड करोगे, ये चीज़ ये बन गई। चलो ये ऐसा आ गया। अब बताओ क्या आ गया? ये आ गया 2, ये आ गया 2। अब बोलो ये कितना हो जाएगा? 4 का पावर हाफ तो 2 कर ही देंगे। इसको देखो ये क्या बनेगा? 1 + 0.004, ये बन गया। बोलो ठीक है ना? ये दिस अपॉन दिस करोगे तो क्या बन जाएगा? 1 + 0.004 बन जाएगा। बोलो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है ना? और देखो ये और हमने पावर और छोड़ दी अभी, ये पावर भी इस पे लगी हुई है। ठीक है, ये पावर भी इस पे अभी लगी हुई है। ठीक है, तो बोलो फिर आगे क्या करना है? बस अब तो खत्म हो गई। अब तो बोलो सारी बात सेटिस्फाई है क्या? बिल्कुल सर, अब सारी बात सेटिस्फाइड है। ये 1 होना चाहिए, ये 1 है। ये 1 से छोटा होना चाहिए, ये 1 से छोटा भी है। तो बताओ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बात बन गई। कर दिया मल्टीप्लाई सर, है ना? तो देखो कितना आ गया यहाँ से, कितनी आ गई वैल्यू? ये वैल्यू आ गई यहाँ से 2 × 1 प्लस हाफ को पावर को यहाँ के मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो 1/2 इंटू कितना हुआ बोलो? 0.004 हुआ। ठीक है, अब बोलो कितना हुआ? 2 × 1 प्लस इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? 0.002। ठीक है, क्या बनेगा बोलो? 1 + 0.002 बनेगा। तो क्या बना फिर पूरा सॉल्व करके फाइनली? ये बना देखो 1.002 और आंसर क्या बना? 2.004। ये आंसर हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट है, दिस विल बी द आंसर। चाहे तुम कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लो, यही अप्रोक्सीमेटली आंसर आने वाला है। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। तो इस तरह का काम बाइनोमियल एक्सपेंशन से कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें होती है, कुछ और भी चीज़ करेंगे बाइनोमियल से, पर वो जिस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर उसको करेंगे।
ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन के बारे में बात है। तो हमारा मैथमेटिकल टूल जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लो। देखो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो अब हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, ये देखो चैप्टर हम करने वाले। अब देखो मैथमेटिकल टूल्स कोई चैप्टर नहीं था एनसीईआरटी का, वो हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि उसका फिजिक्स में काफ़ी जगह यूज़ आता है। कुछ और मैथमेटिकल टूल्स भी हैं, जैसी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है ना। पर अब देखो ये जो चैप्टर है एनसीईआरटी की सीक्वेंस से देखें, अगर 11th की एनसीईआरटी की बात करें तो 11th की एनसीईआरटी की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी का ये चैप्टर नंबर 2 है। जो चैप्टर 1 है उस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। पर वो जो फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर है उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे की फिजिक्स की वहाँ पे यूज़ कर रखी है ना। उसमें ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो आगे की फिजिक्स की उसमें यूज़ की हुई है। तो देखो फिलहाल उस चैप्टर के बारे में हमें कुछ नहीं करना। वैसे वो चैप्टर नीट के सिलेबस में या जेई के सिलेबस में होता भी नहीं है, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो या फिर नीट हो, किसी के भी सिलेबस में वो चैप्टर 1 नहीं है। कभी कभार कुछ स्कूल्स एग्जाम में जरूर पूछा, काफ़ी सारी स्कूल्स में भी वैसे वो नहीं रहता सिलेबस में, कुछ स्कूल एग्जाम में भी वो रहता है। तो अगर कुछ बच्चों के स्कूल एग्जाम हो और अगर उसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो मुझे वो मैसेज कर सकता है, मैं उसमें बता दूंगा कि उसमें क्या पढ़ ले। बस जस्ट एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो रीड करने का चैप्टर है, पर फिलहाल आई वॉन्ट रिकमेंड कि उसको भी पढ़ा जाए, क्योंकि उसमें कई सारी ऐसी टर्म्स हैं जो अभी हमें समझ में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि वो पूरी फिजिक्स का उसके अंदर थोड़ा ब्रीफ सा दे रखा है ना। तो फिलहाल उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी के स्कूल एग्जाम में आता हो तो मुझे इन्फॉर्म कर दे, मैं उसको बता दूंगा कि उसमें क्या चीज़ वो पढ़ ले। ठीक है ना। बाकी मेनली जो सिलेबस शुरू होता है जेई का कह दें, जेई मेन का कह दें, एडवांस का कह दें या नीट का कह दें, है ना, या फिर स्कूल्स का भी कह लें, मैक्सिमम स्कूल्स में वो चैप्टर नहीं आता। उनका सिलेबस फिजिक्स का चैप्टर वाइज अगर देखें तो यहीं से शुरू होता है, चैप्टर नंबर 2 से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो देखो अब हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, है ना। तो चैप्टर में देखो ये बहुत ही आसान चैप्टर्स में से एक माना जाता है। नीट या जेई में इससे जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, दोनों ही एग्जाम्स में इससे जनरली एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो देखो इसको ध्यान से समझ लेंगे, बड़े आराम से समझ में आएगा। एक सिंपल चैप्टर्स में इसकी गिनती है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि सिंपल है तो हम ऐਵੇਂ ही बस कुछ करेंगे नहीं, सही से अच्छे से करोगे तभी सिंपल लगेगा, अगर उसको अच्छे से नहीं करोगे तो नहीं सिंपल लगेगा। ठीक है ना, तो अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कुछ डेफिनेशन से पहले शुरू करते हैं, है ना। तो कुछ डेफिनेशन लिखेंगे पहले। पहली डेफिनेशन लिखो, फिजिकल क्वांटिटीज। पहली डेफिनेशन लिख रहे हैं बच्चों, पहली डेफिनेशन लिख रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो लिखो, देखो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ना। फिजिकल क्वांटिटीज देखो किसे बोलते हैं वो नोट करना है। तो नोट करो, देखो बच्चों इसमें the quantities which can be measured, the quantities which can be measured and used to describe, the quantities which can be measured and used to describe laws of physics, used to describe laws of physics are called as physical quantities, are called as physical quantities। तो उसको फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। उसमें फर्स्ट फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज इसके बारे में लिखो।
the physical quantities which cannot be written, the physical quantities which cannot be written in the form of, the physical quantities which cannot be written in the form of other physical quantities, which cannot be written in the form of other physical quantities are called as fundamental quantities, are called as fundamental quantities. ठीक है, तो देखो नीचे लिखो, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, इसमें है ना, पैरा चेंज करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, देयर आर 7 fundamental quantities, there are 7 fundamental quantities which are, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 by 1 कि वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या हैं, तो देखो तुमने साथ साथ लिखना है इनको, मास, ये ब्रैकेट में कुछ एक सिंबल्स में लिख रहा हूँ, ये किस बात के सिंबल है ये अभी आगे समझाऊंगा, है ना, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, कैपिटल के से लिखेंगे इसको, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL से लिखते हैं इसको, और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको CD से डिनोट करते हैं। कि ब्रैकेट में सिंबल्स किस चीज़ के हैं वो अभी समझ में आएगा, है ना, अभी फिलहाल क्वांटिटीज के नाम के बारे में देख लेते हैं। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इन 7 को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इतनी बात तुमने ऑलरेडी सुन रखी है। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात तुम केमिस्ट्री में मेनली करोगे, आगे चल के फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स में इसकी बात आएगी। ये नेक्स्ट क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना, इसकी बात हम +2 में करेंगे, ये भी एक +2 के चैप्टर में आएगा कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसे बोलते हैं। ये CD स्टैंड्स फॉर कैंडेला, है ना, CD स्टैंड्स फॉर कैंडेला, एक यूनिट का नाम है, वहाँ से इसका एक सिंबल हम लिखते हैं। किस तरह के सिंबल है ये भी बताऊंगा मैं। ये कैंडेला की फुल फॉर्म है, और MOL जो है MOLE की फुल फॉर्म है ना, MOLE का शॉर्ट फॉर्म जो है वो MOL ऐसे सिंबल के फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, तो 7 फिजिकल क्वांटिटीज, इनके बारे में तो हम सुन चुके हैं, इसका केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे इसके बारे में, है ना, कुछ फिजिक्स में भी आएगा इसके बारे में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी हमने +2 में पढ़नी है, फिलहाल इनको हमने एज इट इज याद रखना है। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, इनके अलावा जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, वो सारी क्वांटिटीज को एक दूसरी कैटेगरी में रखा गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज, है ना। ये फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज हैं, है ना, ये 7 फंडामेंटल हैं, इनके अकॉर्डिंग इनमें ही सब कुछ चलेगा, मतलब इन पे ही डिपेंडेंट है बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अभी बात करते हैं उसकी, पहले नोट कर लो इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, इनके सिंबल्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। देखो अभी इनको एक स्पेशल टाइप का नाम है इन सिंबल्स का, इनकी बात करते हैं अभी, पहले नोट कर लो इसको। तो सेकंड लिखो, देखो सेकंड लिखो, डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इसमें लिखो, देखो इसमें लिखो, द फिजिकल क्वांटिटीज which are dependent on, the physical quantities which are dependent on fundamental quantities, the physical quantities which are dependent on fundamental quantities
आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज, आर कॉल्ड एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो देखो ये डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल लिख लो। देखो फंडामेंटल तो जो थी वो फिक्स थी, वो तो 6 ही रहती, वो 7 ही है, पर डिराइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी हैं। उन 7 के अलावा जितने भी नाम हमने सुन रखे हैं वो सारे ही क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के हैं। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, है ना, जैसे देखो वेलोसिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, ये एक्सेलरेशन, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसे देखो फोर्स, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। ऐसे देखो मोमेंटम, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। डेंसिटी, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ऐसी बहुत सारी लिख सकते हैं। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, बहुत सारी हैं, ठीक है। तो ये सब क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो इन सारों को हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों, एक होता है है ना, एक होता है क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, वो 7 क्वांटिटीज होती हैं, वो उनको एक दूसरे के टर्म्स में नहीं लिखा जा सकता। और ये जो सारी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंडेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई इतनी बात नोट कर लो। देखो पहले लिख लो इनके एग्जाम्पल्स। बच्चों देखो इतनी बात तुमने नोट कर ली है, ठीक है, इतनी बात सब लोगों ने लिख ली है। देखो तो आगे हम बात करते हैं फिर डायमेंशंस की, ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट बात हम लिखते हैं डायमेंशंस। ठीक है, पहले हम डायमेंशंस वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कई बुक्स में अलग अलग सीक्वेंस है, कुछ में एरर्स वगैरह, यूनिट्स वगैरह की बात पहले, वो बात हम बाद में करेंगे। पहले हम इस चैप्टर का डायमेंशंस वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। यूनिट्स, एरर, ये सारी चीज़ें भी इस चैप्टर में हैं, उनको हम इसके बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस के बारे में लिखो कि डायमेंशंस किसे बोलते हैं। तो लिखो द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड। देखो इसमें बच्चों द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड, फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी are called as dimensions, तो क्या मतलब है देखो इसका। देखो अब मैं इसको समझाता हूँ। देखो एग्जांपल से, फॉर एन एग्जांपल देखो मैंने लिया इसके अंदर, जैसे फॉर एन एग्जांपल, है ना। तो देखो फॉर एन एग्जांपल मानो लिया एक क्वांटिटी ली मैंने, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या होता है, बोलो भाई। वेलोसिटी तो जानते हो सभी लोग, क्या होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, बिल्कुल ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है बोलो वेलोसिटी का फॉर्मूला, अरे भाई बोलो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान से जरा, एनर्जी से बैठो, ऐसे नहीं ढीले ढीले नहीं बैठना, जरा टाइट अच्छे से। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब देखो जो मैंने ब्रैकेट में लिखे थे ना फंडामेंटल क्वांटिटी वाले, उन सबको हम क्या बोलते हैं, उन सारी क्वांटिटीज के डायमेंशनल सिंबल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा था m, लिखा था मास के लिए, लेंथ के लिए l लिखा था, t लिखा था टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए k, ऐसे इलेक्ट्रिक करंट के लिए a, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए MOL, और कैंडेला CD, है ना, कैंडेला, है ना। तो इसके लिए ये सब सिंबल लिखे थे, इन सभी को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल सिंबल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, डायमेंशनल सिंबल्स। तो अब देखो उनकी टर्म्स में लिखेंगे, देखो अभी इसको, है ना, उनके टर्म्स में अभी हम लिखेंगे इनको। देखो कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बोलो, लेंथ ही तो होती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने क्या सिंबल लगा दिया, लेंथ का सिंबल लगा दिया,
ठीक है। और टाइम की जगह हमने क्या सिंबल लगा दिया, कैपिटल टी लगा दिया। वो सिंबल थे सारे। अब हम क्या करने वाले हैं इस पार्ट में, कई सारी जो क्वांटिटीज हैं उन सबको इनके फॉर्म में लिखेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी पूरी पूरी लिखने की बजाय क्या कर लिया गया है, उनके कुछ सिंबल बना लिए गए हैं। उनके सिंबल बना लिए गए हैं तो उनके सिंबल्स के फॉर्म में हम लिखेंगे उनको। इनका क्या बेनिफिट है, इनकी क्या एप्लीकेशंस है, वो पार्ट भी हम करने वाले हैं कि इनको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, इनके क्या क्या यूज़ किए जा सकते हैं। पर पहले हम क्या करने वाले हैं, कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने वाले हैं। अब वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या चीज़ होती है, आओ देखो इधर, देखो यहाँ पे देखो L/T आ गया, L/T आ गया। देखो इसको हमने क्या लिख दिया, LT-1, ठीक है, LT-1। तो देखो अब हम क्या करें, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। एक जस्ट एक कन्वेंशन है कि ये पूरा जो फॉर्मूला लगाते हो उसको क्या करो, एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो। जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में इसको बंद करोगे तो इसका एक नाम है ना, ये तो इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बोलते हैं बच्चों, बोलो इसको, डायमेंशनल फॉर्मूला। जनरली तो हम बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लगा देंगे, है ना, जनरली तो बिना स्क्वायर ब्रैकेट के लिखेंगे कैलकुलेशन पर्पस से तो। पर वैसे अगर कहीं सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा किस में लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखो। एक जस्ट एक फिक्स कन्वेंशन बनाया हुआ है इसको, ठीक है ना। जनरली हम लिख देंगे कैलकुलेशन में, जनरली स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ देंगे, पर वैसे एक्चुअल तरीका यही है। ये फॉर्मूला का मतलब ये L/T जो कैलकुलेशन की, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो और इसको पूरे को फिर हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, और एक चीज और समझना, देखो बच्चों, ये v है ना, ये वेलोसिटी का v, तो देखो ये v इक्वल टू ऐसे मैंने लिख दिया, कैलकुलेशन पर्पस के लिए ऐसा लिखा था, अब ये ऐसा लिख दिया। इसको क्या बोलते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने को इसको क्या बोलते हैं, देखो इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये देखो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बोलो, डायमेंशनल इक्वेशन। मतलब वेलोसिटी और का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 ऐसा बोलते हैं इसको, ठीक है। देखो मैकेनिक्स जो होती है, मैकेनिक्स का मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर मास, लेंथ और टाइम से ही सारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। तो मैकेनिक्स की कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसमें MLT से ही काम चल जाएगा। तो देखो अगर ये मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटी है, देखो ये लिखना भी ठीक है, या फिर इसको ऐसा भी लिख दिया जाता है, देखो ऐसा भी लिख देंगे इसको, m⁻0 LT-1। बोलो क्या लिख देंगे इसको, m⁻0 और LT-1, ऐसा भी इसको लिख देते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, ये भी ठीक है ये भी ठीक, मतलब मास इसमें नहीं है। अब तुम सोचोगे कि भाई बाकी वालों के भी जीरो लगाओ, बाकी वालों के बाकी जैसे और भी तो क्वांटिटी रह गई, 3 ही ली हमने तो अभी 4 और रह गई, उन सबके भी जीरो लगाएं क्या, उन सबके लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो मैकेनिक्स की क्वांटिटी होती है, मैकेनिक्स मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी क्वांटिटीज़ क्या है, मैकेनिक्स की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो उनमें उनको सबको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो जनरली ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी कई बार लिख देते हैं, सब्जेक्टिव में ये लिखोगे दोनों ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, पर ऐसा भी कई बार लिख दिया जाता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, तो नॉर्मल जो मेन चीज़ है ना वो क्या है, वो ये चीज़ है बस, LT-1। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। एक चीज़ और है, पहले इतना नोट कर लो, फिर नीचे लाइन में लिखो, इतना नोट कर लो, देखो पहले, है ना, ये सब तो लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिख देते हैं, लिखो नीचे, डायमेंशन ऑफ लेंथ, है ना, इसके नीचे लिखना है इसी एग्जांपल में, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन वेलोसिटी इज 1। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ टाइम इन वेलोसिटी इज -1, dimension of time in velocity is -1। नेक्स्ट लाइन में लिखो, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी इज 0,
डायमेंशन ऑफ मास इन वेलोसिटी इज 0। मतलब डायमेंशन किसे बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं इन पावर्स को, है ना, इन पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं। कि वेलोसिटी के केस में लेंथ की कितनी डायमेंशन है, बताओ लेंथ पे कितनी पावर है? 1 ही तो है। टी पे पावर कितनी है? -1 है। तो टाइम का डायमेंशन कितना हुआ वेलोसिटी में? -1 हुआ। ठीक है, ऐसे ही देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि मास का डायमेंशन कितना है, मास का डायमेंशन कितना है, वो कितना है? 0 है ना। मास का डायमेंशन कितना है इसके अंदर? 0 है। तो इसको डायमेंशन बोलते हैं। तो मेन चीज तो डायमेंशनल फॉर्मूला ही है, उससे सारी बातें आ जाएंगी। तो बस इन सारों की टर्म्स में ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ठीक है, उस फॉर्मूले को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं वो भी हम चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं इसके बाद में क्या कर रहा हूँ, कुछ कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे? कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। उनमें से कई क्वांटिटीज ऐसी हैं जो अभी तुम नहीं जानते, उनको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, पर उसका फॉर्मूला क्या होता है वो मैं यहाँ लिख दूंगा। पर तुम्हें उससे क्या करना है? उससे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। ठीक है, उनके बारे में तुम्हें क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि वो क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, पर वो सारी चीज़ें जो है अलग अलग चैप्टर्स में आने वाली है। कुछ डायमेंशनल फार्मूला हम यहाँ +1 के चैप्टर्स के करने वाले हैं, और कुछ डायमेंशनल फार्मूला हम +2 के चैप्टर्स के भी करने वाले हैं। पर बहुत सारे हो सकते हैं, वो सारे तो हम नहीं करेंगे, है ना, पर कुछ करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी ये सारा काम जो है हमारा आगे चैप्टर्स में आता जाएगा, वैसे वैसे हम सारे फॉर्मूले हमें याद भी हो जाएंगे। तो कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, कौन से नहीं, ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पर ध्यान रखो, अभी कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ आएंगी जिसके बारे में अभी तुम नहीं जानते, कुछ ऐसी भी आएंगी जिसके बारे में तुम जानते हो। उन सभी के डायमेंशनल फॉर्मूला में अभी हम इंटरेस्टेड हैं। वो क्वांटिटी होती क्या है इस बारे में फ़िलहाल हमें नहीं जाना। उनको जब वो चैप्टर में आएगी, जिस भी पर्टिकुलर चैप्टर में आएगी, वहाँ हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है। तो हम 1 बाय 1 अलग अलग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते जाते हैं। उन बस एक फॉर प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, करना बस यही है सब, है ना। तो कुछ अलग अलग फिजिक्स काफ़ी सारे लिखेंगे, और बहुत सारे हो सकते हैं, सारे नहीं अब हम कवर करेंगे कि +1 +2 का एक एक फॉर्मूला लिख के सबका डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। तुम्हें आइडिया देने के लिए कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाता है, उसके बाद तुम खुद निकाल सकते हो कोई सा भी डायमेंशनल फॉर्मूला, तुम बड़े आराम से निकाल लो। ठीक है, चलो भाई, तो देखते हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो भाई, कुछ मैं निकालता हूँ, कुछ तुम निकालना। सही है, चलो भाई, अच्छे से निकालेंगे, कई सारे निकालेंगे। देखो तो ठीक है, देखो लिखते जाते हैं। सबसे पहले निकालो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का निकाला था ना अभी, एक्सेलरेशन का निकालो। तो बताओ, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, पहला काम क्या करोगे? पहला काम तुम करोगे उसका फॉर्मूला लिखना, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, पहले उसका फॉर्मूला लिख दिया। चलो ठीक है सर, लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें आता है। ठीक है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी का बताओ, वेलोसिटी को और देखो नीचे तोड़ना है, उसको कहाँ तक तोड़ना है? जब तक कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में ना आ जाए। अब वेलोसिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, है ना, वो तो साथ ही थी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल। तो वेलोसिटी को फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी को क्या लिखेंगे बोलो? वेलोसिटी को क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी हम डायरेक्टली पूरा उसका फॉर्मूला भी सीधे लगा सकते हैं, वैसे वेलोसिटी का भी जानते तो वही, वो सीधे भी लगा सकते हैं, पर अभी मैं पूरा बता देता हूँ। देखो, फिर फास्टर कैलकुलेशन में हम वो कर ही लेंगे साथ में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम नीचे बची रहे। बोलो, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये टाइम एक और बच गया। अब बताओ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? लेंथ होता है, और टाइम का मतलब क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। तो वो लोग क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट में फाइनली लिख दें LT-2। तो यही क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है बच्चों? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। बोलो कितना निकाला? बोलो भाई, LT-2। कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला में याद भी रखने हैं ताकि हम जल्दी कैलकुलेशन कर पाए।
ठीक है ना। अब देखो फास्टर तो हम यही करते हैं, वेलोसिटी का हमें पता है LT - 1 अपॉन टी, टी को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा LT - 2। तो वही अब करने वाले हैं आगे। अब ये जो बेसिक वाले होते हैं ना वो हम याद रखेंगे, और जो बड़े बड़े फॉर्मूले जो आएंगे उनके अंदर हम इनका सीधे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखो एक्सेलरेशन का निकाला, देखो हमने, नोट कर लो इसको। आगे देखते हैं, देखो नेक्स्ट इसमें फोर्स। तो फोर्स देखो, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलो बच्चों, F = ma। F = ma बोलो, मास का क्या करोगे m करोगे, और ए का क्या निकाला था अभी LT - 2। स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, है ना, नहीं भी लगाएंगे तो कोई कभी दिक्कत नहीं है, बस फाइनल आंसर में हमेशा लगाना है। ठीक है, अभी हम जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, किसी में मिस हो जाए तो तुम अपने से लगा सकते हो। ठीक है, तो ये MLT - 2 ये क्या हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। अब मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, बोलो। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स, बोलो क्या आएगा, -2, है ना। डायमेंशन ऑफ टाइम इन फोर्स मतलब टाइम की जो है पावर बता दो। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ लेंथ इन फोर्स, 1। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास इन फोर्स, वो भी 1। ठीक है ना, हम लोग क्लियर है ना बच्चों इतनी बात। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, MLT - 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स आ गया। और देखो बच्चों आगे देखो, मोमेंटम। मोमेंटम बोलो क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, है ना। मोमेंटम को जनरली P से डिनोट करते हैं, और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। तो बोलो मास का क्या लिखेंगे m, और v को क्या लिखेंगे LT - 1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम कितना आ गया, MLT - 1। ऐसे देखो, और देखो इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, इम्पल्स होता क्या है, इम्पल्स इक्वल टू होता है देखो फोर्स इनटू टाइम। बोलो क्या होता है, इम्पल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। तो बताओ फोर्स इनटू टाइम भी होता है, और इसका एक फॉर्मूला और है चेंज इन मोमेंटम। इसका एक फॉर्मूला और होता है इम्पल्स का, चेंज इन मोमेंटम। तो अब तुम निकाल के बताओ इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, निकालो बच्चों जल्दी, और बताओ आंसर, बोलना जरूर आंसर को। देखो क्या आंसर आ रहा है। तो इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम, पॉज कर लो स्क्रीन और करो। देखो देखो फोर्स इनटू टाइम से भी कर देंगे, फोर्स इनटू टाइम से बोलो कैसे करेंगे। फोर्स का बोलो क्या होता है, MLT - 2 होता है। फोर्स का भी याद रखना है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब याद रखने हैं। और ये T है ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप याद हो जाने हैं। देखो ये क्या आ गया बोलो, ये आ गया हमारा ML², है ना, टाइम का करना है ना, MLT - 1, MLT - 1। देखो इस चेंज इन मोमेंटम से भी निकाल सकते थे। इस चेंज इन मोमेंटम से कैसे निकालते, देखो इस चेंज इन मोमेंटम से भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। चेंज इन मोमेंटम से कैसे निकालते, देखो चेंज इन मोमेंटम होता क्या है, चेंज इन मोमेंटम होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। मतलब क्या, P फाइनल माइनस P इनिशियल का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। F का मतलब फाइनल और I का मतलब इनिशियल। यही क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। अब तुम ये बताओ मुझे, अगर मैं मोमेंटम में से मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करूँ, है ना, तो क्या आएगा। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि 10 kg, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि 10 kg में से 2 kg सब्ट्रैक्ट करना है। 10 kg में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2 kg सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना आएगा बोलो, 8 kg। अभी हम इस पार्ट में इंटरेस्टेड हैं, इस पार्ट में ये क्या आएगा, वैल्यू तो जो आएगी, पर फिलहाल हम इन पार्ट में इंटरेस्टेड हैं। तो बताओ अगर मास से मास सब्ट्रैक्ट करते तो मास ही आएगा ना, मास से मास सब्ट्रैक्ट करोगे मास ही आएगा, है ना। बताओ अगर मैं बोलूं कि 100 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दो, बोलो कितना आएगा, 80 सेंटीमीटर। अभी हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं, इसका मतलब लेंथ से लेंथ सब्ट्रैक्ट करी तो क्या आया, लेंथ ही आई। ये भी बात हम जानते हैं कि लेंथ से लेंथ ही सब्ट्रैक्ट हो सकती है, मास से मास ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है, मास से लेंथ नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकती है ना। उसका वो मीनिंगलेस होता है। 8 kg माइनस 2 सेंटीमीटर करूँ, है ना, कोई मीनिंग नहीं है इसका, दिस इज मीनिंगलेस, है ना। तो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अब तुम यहाँ पे देखना, P फाइनल माइनस P इनिशियल दोनों मोमेंटम है,
तो बताओ मोमेंटम में से मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, मोमेंटम आएगा, ठीक है ना बात। तो मोमेंटम से मोमेंटम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, मोमेंटम। इसका मतलब बोलो बच्चों क्या फिजिक्स क्या डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, मोमेंटम का तो अभी हमने निकाला ही था, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाला ही था, तो बोलो कितना आएगा, ml_t−1। बोलो क्या आ जाएगा, ml_t−1। ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। एक अगर एक फिजिकल क्वांटिटी एक से ज़्यादा फॉर्मूले हो तब भी डायमेंशनल फॉर्मूला तुम किसी से भी निकालो वो सेम ही आएगा, वो अलग अलग नहीं आ सकता, ठीक है। आगे देखो, नोट कर लो इतना। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी देखो, नेक्स्ट देखो एरिया। बोलो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लोगे ना, क्या आएगा, बोलो एरिया क्या होता है, किसी का भी एरिया ले लो, है ना, कोई सा भी एरिया ले लो। जैसे मान लो मैंने स्क्वायर का एरिया ले लिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है ना, तो साइड स्क्वायर ले लिया। मैंने सोचा नहीं मैं तो सर्कल का एरिया लूंगा, सर्कल का एरिया ले लो, वो क्या होता है, बोलो πr स्क्वायर होता है। मैंने बोला नहीं मैं तो स्फेयर का सरफेस एरिया लूंगा, है ना, स्फेयर का सरफेस एरिया लेंगे, है ना, ये इक्वल तो नहीं होंगे, डायमेंशन के टर्म में इक्वल है, ठीक है। ऐसे तो कंपेयर नहीं कर सकते ना स्क्वायर और जो है सर्कल को, तो वो इक्वल तो नहीं होते, डायमेंशन के टर्म में मैं इक्वल लिख रहा हूँ अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे इक्वल लिख रहा हूँ तो, ठीक है। तो ये साइड का स्क्वायर या πr स्क्वायर या फिर बोलो क्या 4πr स्क्वायर, ये किसका एरिया होता है, ये सरफेस एरिया किसका होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है। तुम बोलोगे नहीं हम तो कर्व सरफेस का सिलेंडर का एरिया लिखेंगे, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πrl होता है, होता है कि नहीं होता, सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πrh या 2πrl, लेंथ हमने हाइट जो ले ली एल ले ली, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले इसके हैं। तो अब देखना इन सभी से एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, क्या आएगा देखो। अब एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, ये एक कांस्टेंट है, ये एक नंबर है देखो। तो ये जो प्योर नंबर्स होते हैं ना, ये जो प्योर नंबर्स है, पाई एक नंबर है ना फिक्स 3.14 या फिर 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है, प्योर नंबर्स हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, है ना। डायमेंशन लेस का मतलब क्या, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो डायमेंशन लेस है ये, है ना, ये तीनों ही क्या है, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। और डायमेंशन लेस को ऐसा भी लिख देते देखो, m0 l0 t0, ऐसा भी लिख देते देखो, डायमेंशन लेस। जो प्योर नंबर होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, डायमेंशन लेस रहते हैं। तो पाई भी एक प्योर नंबर है 3.14। अभी कभी कभी फॉर्मूले में देखो ऐसे आएगा, काइनेटिक एनर्जी में जैसे मान लो आया, काइनेटिक एनर्जी में मान लो आया 12mv²। तो अभी फॉर्मूले में जो प्योर नंबर्स आ रहे हैं ना, उनका कोई डायमेंशन नहीं होता, वो कैसे होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। तो ये 4π 2π ये सब क्या है, डायमेंशन लेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है। तो फिर बताओ बचा क्या, फिर बचा क्या बच्चों, है ना। तो बताओ इसमें क्या बचा, एरिया वाले पार्ट में तो बोलो क्या बचा, साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बोलो इसके अंदर आ गया एल स्क्वायर, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। चाहे तुम इससे कर लो, पाई तो डायमेंशन लेस रहा, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस भी लेंथ होती है, तो रेडियस भी अगर लेंथ होती है तो बताओ ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये भी बोलो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। ये भी बोलो क्या हो जाएगा, आर और एल का प्रोडक्ट करो, ये भी एल लेंथ ही होगी ना, कैपिटल एल, और ये भी क्या होगा, कैपिटल एल। सिंबल से मतलब हमें तो कि वो लेंथ है क्या है, तो एल स्क्वायर हो गया, तो बताओ इससे भी एल स्क्वायर आ गया। इसका मतलब सारे फॉर्मूले से एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ रहा है, एल स्क्वायर आ रहा है। तो हर फॉर्मूले से एक ही आएगा, ठीक है। और देखो, और देखना, देखो एरिया, इसके बाद देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम वी, है ना। तो वॉल्यूम में भी बोलो तुम कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर लो, सबसे एक ही आएगा। जैसे मान लो मैंने क्यूब का वॉल्यूम यूज किया, तो बताओ क्या होता है, वो साइड का क्यूब होता है, ए क्यूब, ठीक है। ऐसे ही बोलो अगर मैंने स्फेयर का वॉल्यूम यूज किया तो वो क्या होता है, 4/πr³ होता है, 4/3πr³ होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो क्या होता है बच्चों, πr²h होता है। कोई का भी वॉल्यूम ले लो, हर का वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला बोलो बच्चों क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला सबका एक ही आएगा, और वो क्या आएगा, वो आएगा देखो बच्चों L³ आएगा। क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, L³ आएगा, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। देख लो 4/3π तो क्या है, डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होगी इसकी, पाई भी नंबर आ रहा है, इसकी भी कोई मतलब एल स्क्वायर और एल को मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, L³ आ गया। इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले हम कैलकुलेट करते हैं। और देखो कई सारे करेंगे, देखो अभी तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, नोट कर लो।
और देखो डेंसिटी, डेंसिटी का बोलो क्या होता है फॉर्मूला, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम। तो मास के लिए बोलो क्या लिखोगे, m लिखोगे, और वॉल्यूम का याद रखो, वॉल्यूम का L क्यूब, है ना। तो कितना आ गया बोलो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया ml माइनस 3। बोलो कितना आ गया, ml माइनस 3, ये ml माइनस 3 इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और देखो आगे डेंसिटी के अलावा देखो एक होती है टर्म रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला देखो मैं बता देता हूँ तुम्हें। डेंसिटी है ना, अब कुछ के सिंबल होते हैं स्टैंडर्ड, कुछ के नहीं होते, है ना। तो मैं कुछ का सिंबल नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ के स्टैंडर्ड सिंबल है, जिनके स्टैंडर्ड कुछ सिंबल है, फिक्स सिंबल्स है, उनके सिंबल्स मैं लिख दूंगा, है ना। जिनके नहीं है उनके सीधे नेम लिख रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड में से पूरी डेफिनेशन होती है। ये सारी बातें आगे चैप्टर्स में हम करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज होती है उसका फॉर्मूला, तो देखना इसमें। तो देखो इसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी तो क्या हो गई ml माइनस 3, और ये भी क्या हो गया डेंसिटी तो कुछ भी हो तो ये सेम ही रहेगी वाटर की एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लॉजिक है वो आगे की बात है, अभी मत उसकी चिंता करो, है ना। अभी बस इससे समझो कि ये डेंसिटी है। तो ये क्या हो गया बोलो 1 हो गया एक तरह से, और 1 को यहाँ 1 ना लिखे ऐसे लिख देते हैं m0 l0 t0। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी कैसी हो गई बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी हो गई बच्चों डायमेंशन लेस, ऐसी हो गई डायमेंशन लेस हो गई, है ना। तो ये रिलेटिव डेंसिटी कैसी हो गई, डायमेंशन लेस हो गई। तो रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशन लेस हो गई, ठीक है। चलो इतनी बात सभी लोगों को समझ में आ गई है। आगे देखो नेक्स्ट क्वांटिटी देखो, है ना। हमने अब देखो प्रेशर देख लेते हैं, प्रेशर, ठीक है। प्रेशर क्या होता है बोलो, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया होता है। तो फोर्स में बोलो क्या लिखे, फोर्स में देखो लिखा हमने mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 अपॉन एरिया में क्या लिखे बोलो l स्क्वायर, है ना। एरिया में क्या लिखे l स्क्वायर, तो बोलो कितना आ जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो चलो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। आगे चलो, आगे देखो हमने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, है ना। आगे लिखा हमने या देखो एक लिख देते हैं पहले, पहले देखो तुम्हें एक लिखते हैं, देखो एंगल है ना, पहले ये नोट कर लो, फिर ऊपर लिखता हूँ मैं, ये नोट कर लो पहले। सिंपल टॉपिक है, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखते जाओ तो मेरे साथ साथ, है ना। देखो एंगल इक्वल टू, एंगल थीटा से जनरली डिनोट करते हैं, और एंगल का ये फॉर्मूला होता है, देखो फिक्स डेफिनेशन है एंगल की, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, है ना। आर्क अपॉन रेडियस मतलब ऐसे, देखो थोड़ा डायग्राम से बता देता हूँ मैं तुम्हें। ये देखो ये ऐसे, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये है देखो आर्क, और ये है उसकी रेडियस, है ना। आर से डिनोट करता हूँ रेडियस को। ये एंगल की डेफिनेशन होती है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस कर दे तो उससे एंगल आ जाता है, ठीक है। इससे एंगल किस में आता है, रेडियन में आता है। इसको भी मीटर में, इसको भी मीटर में, मतलब सेम जो है सेम यूनिट्स में रखो इसको, ठीक है। तो आर्क अपॉन रेडियस करोगे तो इससे एंगल आ जाता है। अब यूनिट्स के मैं बारे में जब बात करूंगा तो और बताऊंगा तुम्हें, है ना। तो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क बोलो क्या होता है, एल होता है, और रेडियस क्या होती है, एल होती है, दोनों ही एल होती है ना। एल एल कट कर दो, बोलो क्या आ गया, 1 आ गया। 1 ना लिखे हम क्या लिखेंगे इसको, m0 l0 t0 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, डायमेंशन लेस। तो एंगल भी कैसा हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। एंगल क्या हो गया, डायमेंशन लेस, ठीक है। एंगल डायमेंशन लेस हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही देखो, एक मैं लिखता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो क्या होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, है ना। म्यू या एन दोनों से डिनोट करते हैं, सिंबल की कोई दिक्कत नहीं है। म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी। सी क्या होता है,
सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और ये क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो बोलो ये क्या लिखोगे सी की जगह एल टी माइनस वन और इस वी की जगह क्या लिखोगे एल टी माइनस वन। बोलो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ये एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बोलो क्या हो जाएगा ये एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो अब देखो एक कंक्लूजन भी यहाँ से हम निकाल रहे हैं। देखो एंगल जो है वो डायमेंशन लेस तो होता है पर एंगल की यूनिट होती है। ठीक है ना, एंगल जो है वो डायमेंशन लेस है, डायमेंशन तो नहीं है पर एंगल की यूनिट तो होती है। एंगल डिग्री रेडियन ये क्या है एंगल की यूनिट है। अभी कुछ कन्वेंशन बनाए हुए कुछ यूनिट डिफाइन कर रखी है ना। पर देखो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस है साथ ही साथ ये यूनिट लेस भी होता है, इसी कोई यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मटेरियल का बिल्कुल वैल्यू होती है, जैसे 5, 6, 7 कुछ यूनिट नहीं लगती उसके आगे। ठीक है ना, तो एक नोट लिखो नीचे, यहाँ पे एक नोट लिखो, देखो नीचे a dimensionless quantity may have unit, a dimensionless quantity may have unit, a dimensionless quantity may have unit। ब्रैकेट में एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल एंगल है ना, ये स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल एंगल बट a unitless quantity will always be dimensionless, but a unitless quantity will always be dimensionless। ठीक है ना, ऐसा तो हो सकता है कि डायमेंशन नहीं हो पर यूनिट हो, जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया एग्जाम्पल हो गया एंगल। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी यूनिट नहीं हो पर डायमेंशन हो। ऐसा नहीं कभी होगा कि यूनिट तो उसकी कुछ नहीं है फिर भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हम याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये एंगल की बात हमने कर ली। ठीक है, इतनी बात देखो सभी को समझ में आ गई है। और फिजिकल क्वांटिटीज की देखो बात करते हैं। साइन थीटा बोलो क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर भी लेंथ और हाइपोटेन्यूज भी लेंथ, बोलो दोनों क्या हो गए 1 कैंसिल हो गए, 1 नहीं लिखते हैं क्या लिखते हैं m0 l0 t0 लिखते हैं। इसका मतलब बोलो क्या हो गया साइन थीटा इज डायमेंशनलेस। पर क्या केवल साइन थीटा ही डायमेंशनलेस, कॉस थीटा भी तो डायमेंशनलेस होगा, टेन थीटा भी डायमेंशनलेस होगा, कॉट थीटा भी डायमेंशनलेस होगा, क्योंकि सारे क्या होते हैं दो लेंथ के रेशियो होते हैं। क्या होते हैं बच्चों दो लेंथ के रेशियो होते हैं, इसलिए सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएंगे डायमेंशनलेस हो जाएंगे। तो इसके नीचे एक लाइन लिख दो, इतना नोट करके पॉज करके एक लाइन लिख दो, all trigonometric ratios are dimensionless, all trigonometric ratios are dimensionless। चलो भाई, है ना, नोट कर लिया ना इतना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डायमेंशनलेस होते हैं। आगे देखो पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी इसको जनरली यू से डिनोट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हो, देखो क्या फॉर्मूला होता है उसका mgh होता है। बोलो बच्चों क्या फॉर्मूला होता है mgh। अब g क्या होता है इसमें, g बोलो क्या होता है, बोलो भाई g क्या होता है, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और h क्या होता है हाइट होती है, और m क्या होता है मास होता है। तो बताओ एक्सेलरेशन तो कोई सा भी हो, ड्यू टू ग्रेविटी हो, चाहे कोई टाइप का एक्सेलरेशन हो, सारे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है LT-2 होता है। क्या होता है बच्चों LT-2 होता है। तो जरा देखिए ध्यान से, तो देखो जरा बच्चों, ये देखो m g का मतलब बोलो क्या हो गया LT-2 और h का मतलब बोलो क्या हो गया L, तो बोलो कितना आ गया
ml² t-2, है ना। बोलो कितना आ गया, ml² t-2। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, सिमिलरली आ जाओ देखो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को के या कैपिटल के से लिख देते हैं, जो कोई फिक्स ऐसा सिंबल नहीं है, कैपिटल के या के से लिख देते हैं। ठीक है, ये के से भी लिखते हैं इसको। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पढ़ के आए हो ये तो तुम बोलो भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा, हाफ तो डायमेंशन ऐसे ही नंबर, कोई भी नंबर अगर होगा, कोई भी परफेक्ट नंबर होगा, वो हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो बोलो कितना हो जाएगा, ये एम को क्या लिखोगे, एम, और वेलोसिटी का बोलो क्या हो जाएगा, LT-1, और इसका क्या कर दोगे, स्क्वायर, है ना। LT-1 पे पावर क्या लगा दोगे, LT-1 पे पावर 2 लगा दोगे। तो बोलो कितना आ गया, ml² t-2। बोलो क्या आ गया, ml² t-2। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या आ गया, सेम ही आ गया। इनफैक्ट कोई सी भी एनर्जी लोगे, है ना, उन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही होता है। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, कोई सी भी एनर्जी हो, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होता है ना। अभी देखो एक और बताता हूँ, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो। वर्क का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बताओ फोर्स क्या होता है, ml/t-2। डिस्प्लेसमेंट बोलो क्या होगा बच्चों, l। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। तो कितना हो गया ये, ml²t-2। कितना हो जाएगा बोलो, ml²t-2। लो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है ना, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। ये लिखो, देखो एक क्वांटिटी और लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, उसका भी सेम आएगा। फिर बताता हूँ, देखो एक मिनट, है ना, नोट कर लो। एक क्वांटिटी होती है, देखो एक फिजिकल क्वांटिटी होती है टॉर्क। इसको टॉ से नोट करते हैं ना, ऐसा सब बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, टॉ, है ना। तो टॉ बोलते हैं इसे। तो टॉर्क, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये समझेंगे हम इस पूरे को कि टॉर्क होती क्या चीज़ है। ये पूरा रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर आएगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है टॉर्क। ठीक है ना, फिलहाल उसकी चिंता नहीं करनी, फिलहाल बस फॉर्मूले से हमने क्या निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो फोर्स का बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ml/t-2 होगा, है ना। और बोलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये भी कितना आ गया बोलो, ml²t-2। ये भी बोलो बच्चों कितना आ गया, ml²t-2 आ गया। ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला देख के हम ये नहीं बता सकते कि फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी है ना। जैसे मान लो मुझे बोला कि ml²t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी। फिजिकल क्वांटिटी तो ये सारी अलग अलग हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक थोड़ी ना है, वो तो अलग तरीके की चलने की एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी तो ऊपर नीचे किसी बॉल को लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आती है। वर्क अलग ही चीज़ है ना, और टॉर्क अलग ही चीज़ होती है, वहाँ समझेंगे रोटेशन में, पर डायमेंशनल फॉर्मूले सबके सेम है। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला यूनिक नहीं होता। यूनिक नहीं होने का मतलब क्या, कि ए 1-to-1 रिलेशन नहीं होगा कि एक डायमेंशनल फॉर्मूला के करस्पॉन्डिंग एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। एक नोट लिख लो नीचे, है ना, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसके आगे का बात। हम एक नोट लिख लो, एक लास्ट नोट लिख लो लास्ट इसमें, more than one physical quantities may have same dimensional formula. More than one physical quantities may have same dimensional formula. ठीक है ना, इतनी बात लिख लो इसमें। ठीक है, बाकी देखो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले भी हम निकालेंगे, वो फिर उसके बाद उनके एप्लीकेशंस की बात करेंगे, है ना। इतना काम तुम कर लो, है ना, उसके आगे की बात देखो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ओके।